ગુડ ઇવનિંગ એવરીબોડી. આજે આપણી સાથે ડોક્ટર જિગ્નેશ ઉસડાડિયા રાજકોટથી જોડાયા છે અને ડોક્ટર રોમી શાહ સુરતથી જોડાયા છે. એ લોકો રૂમેટોલોજિસ્ટ છે અને અંતર્જ્વનીની પેનલ પર છે. હું અમી છું અને આજનો આપણો જે છે મેરીડ લાઈફ અને જે અત્યારે લેટેસ્ટ રિસર્ચ ચાલે છે એની ઉપર બંને ડોક્ટર્સ આપણાને વધુ માહિતી આપશે. जिग्नेश सर, What we are talking, हम जो बात कर रहे हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर रहे हैं. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली अभी न्यू क्लासिफिकेशन जो हमारी रूमेटोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में आता है उसको स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी कहते हैं. यूजुअली हम दो डिवाइड करते हैं कि एक हेलो हाँ सर कंटिन्यू. ओके, वन इज एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी जो यूजुअली हम क्लासिकल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में होता है. उसमें दो तरह का होता है कि एक जो होता है कि बिफोर द स्टेज ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उससे पहले का जो होता है हम नॉन रेडियोग्राफिक बोलते हैं, और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का स्टेज होता है कि जिसमें हम एक्सरे में भी चेंजेस दिखते हैं, उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रेडियोग्राफिक एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी बोलते हैं. दूसरा जो पेरिफेरल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है कि रीढ़ की हड्डी के अलावा एल्बो में पेन है, घुटनों में पेन है, नीचे एंकल में पेन है, तो उस सबको पेरिफेरल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी बोलते हैं. नेक्स्ट, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है कि इस पेशेंट में या तो कोई भी जो बीमारी है, कोई भी बीमारी है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम हमारा माइंड रिलेटेड रहता है सबसे, कि क्या मैं इस पर्सन को एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. ये जो मैंने पिक्चर दिखाया है ये एडवांस स्टेज ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी जो हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं. यूजुअली पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में है, फर्स्ट जो है नॉर्मल स्पाइन है कि जिसमें वर्टेब्रा होती है, उसके बीच में डिस्क होता है. उसके बाद जब इन्फ्लामेशन होता है वो सेकंड स्टेज जो अर्ली स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है, जो यूजुअली हम नॉन रेडियोग्राफिक, जो एमआरआई के अलावा किसी में पकड़ में नहीं आता है. और लास्ट जो एडवांस स्टेज बोलते हैं जिसमें बोन जो है फ्यूज हो रहा है, और बोन फ्यूज होने के कारण जो आदमी का पोस्चर होता है वो एकदम स्टिफ स्पाइन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बम्बू स्पाइन. और वो जो स्पाइन स्टिफनेस होती है उसके कारण बहुत सारे शरीर में चेंजेस होते हैं. उसमें थोड़ा कॉस्मेटिक अपीयरेंस चेंज होता है, उसकी हाइट छोटी हो जाती है, पीछे से जैसे कि खुंज जैसे निकल के आता है, पूरा बेंड हो जाता है. किसी किसी का जो भी पोजीशन में फ्यूज होता है, यूजुअली हमारी नॉर्मल पोजीशन होता है, आगे की तरह स्टूपिंग पोस्चर होता है, वैसे फ्यूज होता है. तो ये कॉस्मेटिक एब्नॉर्मलिटी है. और आज के ज़माने में कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा खासा चलता है कि आदमी को देख के बोल देंगे कि नहीं भाई मुझे शादी नहीं करनी है. दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, नेक्स्ट स्लाइड, हमारे मन में सबसे पहला कोई भी पेशेंट आके क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये बीमारी जो है इनको है तो मेरे को हो सकती है कि नहीं है. जो यूजुअली जैसे कि अभी कोरोना है या कोई ऐसे इन्फेक्शियस ऐसे कोई बीमारी नहीं होती है. दूसरा होता है कि हेरिटेबिलिटी मीन्स आनुवंशिक अपने बच्चों में होगी कि नहीं. बहुत रेयर केस में होती है, 1 से 3% के चांसेस होते हैं. 1 से 3% बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके बच्चों में उसके सिम्टम्स आते हैं, जो सिम्टम्स का एज होता है और डिपेंड 6 साल से लेके 20 साल या 40 साल तक कभी भी हो सकता है. अगर आपके जैसे सिम्टम्स आते हैं तो उसका डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यूजुअली ये बच्चों में आता नहीं है. मोस्टली फैमिली हिस्ट्री में किसी को पॉजिटिव होता नहीं है. नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी हर एक की मैरिड लाइफ का कि आपकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होती है कि नहीं होती है. ये एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात नहीं है, कोई भी क्रोनिक कंडीशंस है जैसे कि हमारे में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, कोई भी आर्थराइटिस है, क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज जो होते हैं सारे, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, किसी में भी दो तरह की डिसेबिलिटी होगी. एक तो फिजिकल कैपेसिटी पेशेंट की कम होगी, शारीरिक क्षमता कम होती है. दूसरा जो होता है मेंटल, मानसिक जो डिसेबिलिटी होती है, वो दोनों के कारण
ये आपकी जो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ है, ये आपकी इंटीमेसी की जो लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूजुअली स्टिफनेस जो होता है वो स्पाइन का होता है, जो आपका बॉडी का मूवमेंट पोस्चर मेंटेन में डिफिकल्ट होता है। हर एक कोई भी आर्थराइटिस में पेशेंट को पेन होता है, पेन के कारण भी प्रॉब्लम होता है। हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट यूजुअली कॉमन नहीं होता है, लेकिन 10 to 15 से लेके अगर अर्ली एज में प्रॉब्लम होता है तो 30% तक हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होता है। अगर हिप में प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप कुछ पोस्चर या पोजीशन आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। दूसरा कोई भी जॉइंट है, जैसे यूजुअली पेरिफेरल जॉइंट में आर्थराइटिस एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कम होता है, लेकिन किसी किसी को जिसको भी पेरिफेरल जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि हाथों में है, पैरों में है, घुटनों में है, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो दुखावे के कारण या तो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण वो सेक्सुअल लाइफ उसकी इम्पेयर होती है। दूसरा जो होता है मेंटल डिसेबिलिटी, नेक्स्ट स्लाइड। मेंटल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेन। पेन के कारण आदमी यूजुअली कोई भी लंबे टाइम से पेन रहने के कारण उसको डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन के कारण आपका जो लॉस ऑफ लिबिडो होता है, हमारी भाषा में जो बोलते हैं कि आप इंटरेस्ट ही नहीं होता है, इतना पेन होता है, आदमी तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब हो जाती है। दूसरा जो स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ सकता है, बिकॉज ऑफ पेन वो पेशेंट अपनी जॉब खो देता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, सामाजिक जो रिलेशंस होते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाता है। उन सब का इफेक्ट आखिर में आपकी मैरिड लाइफ पे, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे यूजुअली होता है। नेक्स्ट। नॉर्मली फीमेल में ये बीमारी उतनी ही होती है जितने मेल में होती है, लेकिन इसकी जो सीवियरिटी होती है फीमेल से मेल में पुरुषों में ज़्यादा होती है। लेकिन जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं उसमें यूजुअली प्रेगनेंस थ्रू आउट प्रेगनेंसी दर्द कम हो सकता है या तो बढ़ सकता है, उसके चांसेस 30% रहते हैं कि बीमारी बढ़ेगी कि कम रहेगी। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में बीमारी है जिसमें स्पाइन का फ्यूज हो गया है तो डिलीवरी के टाइम कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम आपका जो सेक्रोइलियक जॉइंट है उसके आजू बाजू के जो लिगामेंट्स है, हिप जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसके कारण नॉर्मल जो रिलैक्सेशन होके डिलीवरी बेबी का होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर आपको सिजेरियन सेक्शन यूजुअली 30 to 50% पेशेंट को प्लान सीएस करना पड़ता है, तो उसमें दो तरह के, या तो आपको एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देना पड़ता है, तो उसमें भी अगर नीडल इंसर्ट करने में ये स्पाइन का शेप पूरा फ्यूज होता है, नॉर्मल से अलग होता है, और बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं कैल्सिफाइड होते हैं, तो नीडल इंसर्शन में प्रॉब्लम होता है। सपोज आपको कभी भी जनरल एनेस्थेसिया देना पड़ा तो यूजुअली क्या करना पड़ता है कि आपको गले से नली डाल के इंटूबेट करना पड़ता है, तो वो स्पाइन की मूवमेंट या फ्यूजन के कारण वो इंटूबेशन में डिफिकल्टी रहती है। ये जो कुछ चीज़ें होती है ये भी ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट। पेरेंटिंग, सपोज शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, बच्चे पालना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, या तो मोस्टली जो मेरिड पर्सन है उसको डायग्नोसिस होते हैं, क्योंकि बच्चे को उठाना है, उसके साथ खेलना है, बच्चे के साथ दौड़ना है, उसकी एनर्जी के हिसाब से आपको उसको खिलाना पड़ेगा, वो आप नहीं कर पाओगे। और यूजुअली मदर्स जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं उसके लिए जो थकान होती है, जो फटीग होता है, वो नेवर एंडिंग बैटल जैसे होता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि वो घर काम भी उतना कर सकते हैं और बच्चों के साथ पाल पालना जो हाउस वाइफ्स होते हैं उसके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट। मैरिज एक इंडियन जो हमारी संस्कृति है उसका एक अभिन्न अंग है। जैसे कि हर कोई जैसे छोटा होके बड़े होके यही सोचता है कि मुझे मैरिज करना है, ये इंडियन हमारी संस्कृति है। इट इज़ नॉट कॉमन इन वेस्ट। इसने मैरिज नहीं किया है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैरिज का एक उसका खुद का एडवांटेज है, लेकिन सिर्फ मैरिड होने से कुछ नहीं चलेगा। आपकी जो मैरिज की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आप दोनों की क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
मैंने जो बोली कोई भी क्रोनिक आर्थराइटिस है इंक्लूडिंग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो सब अच्छे अच्छे मैरिज को तोड़ सकती है। और रूटीनली जो डायग्नोस पेशेंट होते हैं यूजुअली ऐसे लिखा है कि 50% से ज़्यादा या तो मैरिज नहीं करते या मैरिज के बाद 30 या 40% चांसेस इंक्रीज डाइवोर्स होता है कंपेयर टू नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, एक मैंने ऑनलाइन कहीं से लिया है, साइट का नाम मुझे याद नहीं है। ये आप मैरिज को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, या तो अगर आप अपने मैरिज स्ट्रॉन्ग रखोगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी बीमारी पे या तो उसकी ट्रीटमेंट पे क्या आएगा। तो सबसे पहला जो होता है हर बार कम्युनिकेशन। अगर आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि मोस्टली फीमेल ऐसी एक्सपेक्टेशन रखती है कि भाई मैं कुछ बिना बताए आप मेरी बात जान लो। ऐसा नहीं होता है, आपको बैठ के उसके साथ बातें करनी पड़ेगी। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत होता है, अगर आप बताएंगे नहीं तो कोई भी बात सुलझेगी नहीं। दूसरा जो है कि पॉजिटिव सोचिए। अगर आपका पार्टनर या आपके स्पाउस को ये बीमारी है, कोई भी क्रोनिक कंडीशन है, तो उसको डांटिए मत। ऐसे मत करिए कि तुम हर बार यही करते हो, तुम ऐसे ही करते हो, ऐसे नहीं करना है। उसको अच्छे से बातें करें, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के भाई हाँ तुमने किया, हो सकता है हो जाएगा, कोई बात नहीं। और एक टीम की तरह काम करें। कुछ कुछ लोग आते हैं हमारे पास के साथ में हस्बैंड नहीं आता है या तो साथ में वाइफ नहीं होती है बताने के लिए, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि मेरी बीमारी क्या है, कैसी खराब है। ऐसे नहीं, आप अगर उसको साथ में बैटल करोगे, साथ में लड़ोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप डॉक्टर को आपका जो पार्टनर है वो बता सकता है कि भाई इसको एक्चुअली जो बीमारी के अलावा, दर्द के अलावा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसका सॉल्यूशन शायद निकल सकता है। इंटीमेंसी, जो मैंने बोला कि हर एक मैरिड लाइफ का सेक्सुअल लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। को कोई प्रॉब्लम्स होती है, हर एक को पेन के कारण या कुछ ना कुछ टाइम या कुछ भी प्रायोरिटी के हिसाब से प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो, आप अपने फिजियोथेरापिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की सलाह ले सकते हो कि भाई कोई स्पेसिफिक आसन कैसे कर सकते हैं कि जिसमें आपको दर्द कम हो। आप कोई टाइम सेट कर सकते हो कि जिस टाइम पे आपको दर्द कम हो, या तो कोई हफ्ते में 1 या 2 दिन फिक्स कर सकते हो जिससे पहले से आप अच्छे से दवाई लो, क्या ताकि उस टाइम पे आपको दर्द ना हो और आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। एक दूसरे के साथ होनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। एक अच्छी बात जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अंतर्ध्वनि है, ऐसे कोई सपोर्ट ग्रुप अगर आपके कांटेक्ट में है तो उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जैसी बीमारी में मुझे अकेले कोई क्यों है, क्योंकि आपके आसपास तो इतने लोगों को होती नहीं है। लेकिन सपोर्ट ग्रुप क्या होता है, आपके जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, वैसा भी सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। या तो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी अलग से सपोर्ट ग्रुप होता है, वो ज्वाइन कर लो। वो आप मिलते हो कुछ टाइम पे, हफ्ते में या तो 2-3 दिन में 1 घंटा 2 घंटा बातों करोगे, उसके साथ मिलजुल के रहोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्रेक ले लो। ब्रेक मीन्स के अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है तो आप उसका रोल है वो क्या, एक केयर टेकर की तरह ही हो जाएगा। तो 24/7 वो भी थक जाएगा। तो आइडियली आप उसके कोई रिलेटिव या नज़दीक का कोई सगा है तो उसकी हेल्प ले सकते हो कि भाई थोड़े दिन के लिए या तो थोड़े घंटे के लिए वो जो बंदा है या तो आपका पार्टनर है उसको रेस्ट मिले, या तो आप प्रॉपर केयर टेकर थोड़े दिन के लिए इन बिटवीन रख सकते हो जिससे उसको भी थोड़ा ब्रेक मिले। और छोटी छोटी बातों में हंसते रहो, एक दूसरे का प्यार जताते रहो, जैसे कि सुबह उठ के थोड़ा सा आपके मन में जो भी है चिट्ठी में लिख के फ्रिज पे चिपका दिया, थोड़ा सा छोटा छोटा मोटा पिकनिक पे लेके जाओ, वहाँ पे नेचुरल जहाँ पे हवा चल रही है वहाँ पे खाना खाओ, बातें करो। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको हैप्पीनेस और आपके मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। नेक्स्ट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। Perfect. Thank you, Dr. Dinesh. Dr. Romy, we will just share your Yes, story and
आप हमें गाइड कीजिए, अभी रिसर्च क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है एंग्स्कॉन में। So I'm Dr. Romi Shah from Surat. I'm here to we can discuss some point about new research is going on. So actually the basic origin of each and every rheumatological disease is not known precisely. There are many hypotheses to why it happened. We know about corona. कोरोना हमको पता है एक वायरस की वजह से हुआ है, हमको पता है कि एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन की कांटेक्ट में आने की वजह से हमको कोरोना हुआ है। डेंगू के बारे में हमको पता है कि एक मच्छर काटने से हमको ये हुआ है। मलेरिया के बारे में हम जानते हैं कि ये हुआ है। तो जो डिजीज में हमको पता है कि किस रीजन से हो रहा है, उस बीमारी के हमारे पास क्योरेटिव ट्रीटमेंट है। क्योर का मतलब है कि बीमारी को जड़ मूल से नाबूद कर देना। मतलब टीबी के बारे में जैसे हमको पता है कि आपको 6-9 महीने का कोर्स करना है, उसके बाद से आपका बीमारी मिट जाएगा। आपको टीबी से आपको क्योर डिक्लेयर किया जाता है, आपका रिपोर्ट में टीबी नेगेटिव हो जाता है। वैसे सब रूमेटोलॉजिकल डिजीज है, स्पेशली हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात करें, जो स्पेक्ट्रम कवर करता है, उसका एकदम प्रिसाइज ओरिजिन मतलब इसी की वजह से ये बीमारी हुआ है ऐसा अभी तक पता नहीं चला है। इसके बारे में जो हाइपोथेसिस बोलते हैं कि ये धारणाएं मानी जाती है कि ये भी हो सकता है, जीन्स भी हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ ये भी हो सकता है, पर एक चीज अभी तक कुछ ऐसे नक्की पाई नहीं गई है कि इसी की वजह से ये होता है। तो एक्चुअली ये कारण एकदम एग्जैक्ट से नहीं पता है, इसके लिए क्योरेटिव ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है। समझो कि ये बीमारी का जो बहुत सारे टीबी के बारे में, बहुत सारी बीमारी के बारे में बहुत सालों से नॉलेज है। ये बीमारी के बारे में हमारे पास दवाइयां भी समझो कि जो बेसिक मेडिसिन थी वो भी 50-70 साल से अवेलेबल है, और जो एडवांस मेडिसिन है उसको तो अवेलेबल हुए पूरा 20 साल भी नहीं हुआ है। मतलब आफ्टर वी हैव एंटर्ड इन दिस सेंचुरी, ऑल द न्यूअर मेडिसिन हैव अवेलेबल ओनली आफ्टर दैट। मतलब कि पहले इतने एडवांस मेडिसिन भी अवेलेबल कोई नहीं थे। आप मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ओके, जस्ट वन। नहीं, फर्स्ट करो, ये सेकंड है। हाँ, जो बायोलॉजिक्स जो बोलते हैं कि जो मैं अभी सिर्फ आपको नई जो दवाई है कि नई जो अवेलेबल चीजें उसी के बारे में बताऊंगा। ये इन्फ्लिक्सिमाब वगैरह आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग ले भी रहे होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस से चालू करेंगे कि ये सब मेडिसिन को अवेलेबल हुए मैक्सिमम 20 साल हुआ है। मतलब ये मेडिसिन जो है अभी एकदम रिसेंट टाइम में अवेलेबल हुई है। तो इसके बारे में हमको जैसा पता है, कुछ मेडिसिन जो हम रूटीनली लेते हैं, मलेरिया की दवाई लेते हैं, बाकी सब बीमारी की दवाई लेते हैं, उसके बारे में बहुत सालों से जानते हैं। तो ये दवाई जो मिल रही है अभी, उसको टोटल 20-25 साल ही समझो कि इतना ही हुआ है। तो जो अभी अवेलेबल है इन्फ्लिक्सिमाब, एडालिमुमाब और इटानर्सेप, जो 3 मेन दवाई है, और जो आप में से ज्यादातर लोग वही दवाई ले रहे होंगे कि ये 3 में से। और इस 3 मेडिसिन के बारे में 1-2 सवाल ऐसे आते हैं कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, इसको बायोसिमिलर बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है? तो आपको बहुत बार ऐसा सादी भाषा में किसी आपके डॉक्टर ने समझाया होगा कि ये बायोसिमिलर है, ये सस्ता होगा, आपको ये इंडियन कंपनी का मिलता है। अभी तो ये सब क्या है एक्चुअली में? तो कि जो बायोलॉजिक्स जो बनाते हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, या फिर एक अपनी लेबोरेटरी में बनाया हुआ प्रोटीन बोलते हैं, जो ये होता है। तो जो कंपनी ये बनाती है और ये जो दवाई के साथ में एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं, उस दवाई है जो वो सब होती है जो ओरिजिनल कंपनी जो बनाती है उसके पास उस मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर होता है। मतलब उसका जो कोड रहता है दवाई का, वो उसी कंपनी के पास होता है, और उसी कोड से बनाई हुई दवाइयां सब वो लोग उसकी कॉपी बना के, समझो कि उसकी जेरॉक्स बना के पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो उसको ओरिजिनल मॉलिक्यूल बोलते हैं। कि जैसे इन्फ्लिक्सिमाब के लिए रेमिकेड है, अडालिमुमाब के लिए यूमिरा है, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है अभी तक। एनब्रेल है कि जो फाइजर कंपनी का आता है। जो बाकी इन्फ्लिक्सिमाब आपने सुना होगा, इन्फ्लिक्सिमाब जो सन फार्मा का आता है, अडालिमुमाब में अडलुमाब, एट्रा, 3-4 कंपनी की जो दवाई मिलती है वो है। रिलायंस का आता है। ये सब जो कंपनी अलग अलग कंपनी बनाती है, सब बाकी जो कंपनी है उनको बायोसिमिलर बोलते हैं। जो बायोसिमिलर होती जो दवाइयां होती है, एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो ओरिजिनल दवाई जो रहती है उसकी दवाई की कॉपी बनाते हैं। तो उसमें कुछ डुप्लीकेसी ऐसा नहीं होता है, वो कॉपी बना के उस दवाई के साथ अपनी दवाई को कंपेयर करा के कुछ पेशेंट्स में वो लोग स्टडी करते हैं,
केवल कितना है, का कितना है, वो बात उनको गवर्नमेंट अप्रूवल देती है कि आप ये दवाई बेच सकते हो मार्केट में, ये दवाई आपने पहले दवाई जैसा ही बनाया है करके बेच सकते हो। तो वैसे देखने में कुछ अंतर वैसे नहीं पता रहता है किसी को भी, बनाने वाले को भी। और ये जैसे कि मैंने बोला कि ये दवाई नहीं है, तो किसी के पास भी इतना डेटा नहीं होता कि ये दवाई आप किसी को बोल सको कि डॉक्टर साहब ये दवाई लो, ये दवाई लो। ऐसा कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल लेना ही ऑलवेज बेटर है कि आप जो जो उसका बायोसिमिलर है, जो बोलेंगे, जो कॉपी बोलेंगे उसका, वो लेना बेटर है कि बेकार है, ऐसा कुछ कमेंट डिफिकल्ट नहीं कर सकते। यस, फॉर ऑलवेज अगर आपको कॉस्ट का इतना कोई इश्यू नहीं है तो ऑलवेज टू टेक बेटर बायोलॉजिक्स जो ओरिजिनल लेता है, उसके जो डेटा रहता है हमेशा से बेटर रहे हैं पहले के जो बायोसिमिलर के मुकाबले। तो ये जो उसमें आपको जैसे पता होगा कि ये आप तो नसों में ले सकते हैं या फिर चमड़ी में ले सकते हैं, जो जैसे कि पेशेंट का टाइम परमिट करे, क्योंकि अभी जो सबक्यूटेनियस नया मॉलिक्यूल आए हैं उसकी वजह से आईवी लेने के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती। जैसे कोरोना के टाइम में सबको डर रहता है कि कोई इन्फेक्शन उनको लग ना जाए, तो हॉस्पिटल में के लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो सबक्यूटेनियस की जो चमड़ी में खुद भी ले सकते हैं, एक प्री सिरिंज में ही आते हैं जो दवाई, वैसा ले सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, अभी जो नई रिसर्च के बारे में जो बताएंगे, मुंह से भी ले सकते हैं, ये ऐसी दवाई आना चालू हो जा सकती है कि अभी इंडिया में जो एक टोफासेटिनिब करके दवाई जो मिल रही है एक्चुअली, वो सोरियाटिक आर्थराइटिस जो होता है, जिनको सोरियासिस के साथ वाला आर्थराइटिस रहता है, उनको ये दवाई अभी उसकी जो ट्रायल्स हो रही है जो नई दुनिया में, वो अभी अवेलेबल हो रही है। और जो कुछ बीमारी जो कमर की भी, अपने जो सिर्फ कमर की तकलीफ, उनके लिए भी टोफासेटिनिब का ट्रायल्स चल रहे हैं कि वो कमर में कैसा असर करेगी। जो सेकोकिनुमा है वो नहीं ली जाती है, कोई नई दवाई है। और कुछ लोग आप में से शायद ले भी रहे हो, वो भी इंडिया में समझो कि 4-5 साल से ही अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा। और जो आपने सुना होगा कि आपके डॉक्टर ने सब टीबी का टेस्ट करवाया है पहले, जो इन्फ्लुएंजा बेटा नर्से बेडालीमोड के लेने से पहले सेकोकिनुमा के साथ टीबी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये हाँ, ये जरूरी है कि ये इंट्रावीनस मिलती है अभी दवाई, थोड़े में सबक्यूटेनियस भी मिलना चालू हो जाएगी और इसके साथ टीबी का रिस्क थोड़ा कम रहेगा। और जो टोफासेटिनिब का जो मैं बता रहा हूँ, वो आने से उसका अभी जो दवाई है अभी वो थोड़ी महंगी है, उसकी महीने की थेरापी 15-16 हजार की होती है। हम जनरली इसको आर्थराइटिस में यूज करते हैं। और ये दवाई अगर इसके अच्छे नई स्टडीज चल रही है, इसके रिजल्ट अच्छे रहे हम जो, तो मुंह से ली जा सकती है और बहुत इफेक्टिव अच्छा है। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए ये दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। सोरियासिस के साथ वाला आर्थराइटिस में तो इस दवाई का अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिल ही रहा है। नेक्स्ट, दवाई के बाद में ये आती है कि ये ये चीज मतलब अभी सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली चीज है, उसको गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए पहले ऐसा बोलते थे कि पेट में कुछ ऐसा इंफेक्शन हुआ है आपको, उसकी वजह से बीमारी हुई है। जैसा बोलते थे कि क्लेब्सियला नाम का जो एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया ने अगर आपके माइक्रोबायोम पेट में है आपका, और उसकी वजह कुछ अलग उसकी स्पीशीज की वजह से आपको ये बीमारी ऐसा हो सकती है। तो पहले ऐसा ही माना जाता था कि लीकी गट हाइपोथेसिस करके बोलते थे, मतलब कि आपके ही पेट में कुछ खराबी है, उसी की वजह से आपको ये संदिग्ध हुआ है। हमारे आयुर्वेदिक में ऐसे बहुत लोग बोलते हैं आपको कि ये ठंडी चीज खाने से, ये वायु वाली चीजें, वात वाली चीजें, ये सब खाने से बीमारी बढ़ती है। तो थोड़ा बहुत रिलेशन ऐसा कुछ साइंटिफिकली अभी तक प्रूवन नहीं है, पर बहुत सारे इंटेलिजेंट पेशेंट्स रहते हैं जो आपके जैसे लोग हैं कि जिनको पता रहता है बीमारी में, उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व किया रहता है कि ये चीज खाने से डॉक्टर साहब हमको बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। कि समझो एक दिन इडली खाया तो दूसरे दिन पेट में बहुत दर्द हुआ और सीधा कमर जकड़ जाता है। तो आपने ऐसा केयरफुली कभी कुछ ऑब्जर्व किया हो कि मुझे ये चीज खाने से ये तकलीफ होता है, तो आपको वो चीज अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे ही एक नया कंसेप्ट आया अभी कि एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट का। कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट क्या होता है, कि अभी जो साइंटिस्ट का जो रिसर्च चलता है, उनका मानना है कि जो शुगर्स रहता है, रिफाइंड शुगर, जो हम शक्कर खाते हैं, कुछ भी स्वीटनर्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जो हाई अपना फ्रुक्टोज आता है, केक, पेस्ट्रीज वगैरह में जो शुगर अपनी बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रमोट करती है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से अपना बैक पेन और वगैरह सब बढ़ता है। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसे व्हाइट चीज रहती है कि दे आर द इन्फ्लामेटरी, मतलब पास्ता है, मैदा है, रिफाइंड अपना सफेद शक्कर है,
वो सब चीजें, व्हाइट चीज आप ज्यादा खा रहे हो। कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऐसा बोलते हैं, पर वो सब रिसर्च अभी चल रहा है उसके बारे में। तो सब व्हाइट चीजें बेसिकली वो चीज कभी बहुत बार इन्फ्लामेशन बढ़ा सकती है। तो उनका मानना ऐसा है कि आपको हर एक कलर वाली चीजें खानी चाहिए। समझो कि टमाटर, कैरेट वो रेड है, स्पिनाच, ब्रोकली ग्रीन है, बेरीज वगैरह अपने यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलता है, पर कुछ बेरीज रहती है जो स्पेसिफिक, अपनी चेरीज रहेंगी या फिर ब्लूबेरी रहेगी, ऐसी सब चीजें हैं। टर्मरिक है जो येलो है, मतलब ग्रीन येलो, ऐसे डाइट आप देखेंगे तो ऐसा बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि ये सब डाइट से दे आर द एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। ब्रोकोली बोलते हैं, अभी मेजर सिटीज में ही अवेलेबल रहती है। जो अपना पालक है वो तो इजीली अवेलेबल है। तो ये सब बेसिक चीजें जो इजीली अवेलेबल है वो मैंने लिखी है, वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं एक आध बार कि इससे आपको कितना फर्क हो रहा है। साइंटिफिकली इतना प्रूवन नहीं है, पर ये चीज ऐसी भी नहीं है कि आपको कुछ हार्म करेगी अगर आप ट्राई करें तो, और जिसको बेनिफिट अगर होता है तो ये वेरी गुड। फिर एक कंसेप्ट नया आता है कि लो स्टार्च डाइट क्या होता है। मतलब जो लो स्टार्च डाइट लेने से भी बहुत लोगों को एंकिलोजिंग के बैक पेन में रिजल्ट मिल सकता है। जो बीन्स रहती है, मतलब जो अपनी चोड़ी बोलते हैं गुजराती में, जो चोड़ी बोलते हैं, गवार है, वो सब चीजें जो बीन्स वाली बोलते हैं। फिर ये फंगाविला कठोल, जो अंकुरित जो कठोल रहते हैं, फिर बीट रहता है, कैबेज, कैरोट, कॉलीफ्लावर, वो सब चीजों को इन लोग ने लो स्टार्च डाइट में इंक्लूड किया है। फिर जो एक सलाद में जो एग प्लांट, मतलब बैंगन है, लेटुस है, पालक, सेलरी और ककड़ी, वो सब चीजें लो स्टार्च डाइट में इंक्लूड होती है। तो वो सब चीजें आपको डाइट में कभी कभी थोड़ा डाइट में लेने से आपको लो स्टार्च डाइट और एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट दोनों का फायदा आपको मिल सकता है। तो ये सब बेसिकली आपको एक चीज तो ध्यान में रखनी ही है कि साइंस कुछ भी कहे, आप अगर हाई शुगर डाइट लेते हैं तो हाई शुगर से आपको कैलोरी ज्यादा मिलेगा, आपका वेट बढ़ेगा। आपका वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको बैक पे प्रेशर बढ़ेगा और आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो स्टार्च अपने एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट और लो स्टार्च डाइट का बेसिक कंसेप्ट मुझे लगता है कि इसका अपना वेट रिडक्शन में भी काम करेगा। और दीज आर द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसकी वजह से अपना ओवरऑल कैलोरी इंटेक भी कम होगा और वजन कम करने भी आपको इसका फायदा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक सवाल एक्चुअली बहुत पूछते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च में है तो आप सब पूछेंगे कि ये इसका कोई परमानेंट क्योर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पर अभी मैंने जैसे बताया कि इस बीमारी के बारे में अभी क्यों हो रहा है, उसी का ही कारण अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में। तो परमानेंट क्योर जैसे बोलेंगे कि ये 6 महीना ये दवाई ले लो उसके बाद एकदम अच्छा हो जाएगा, ऐसा जवाब अपने पास अनफॉर्चुनेटली अभी नजदीक में भविष्य में एटलीस्ट 5 साल 10 साल तक तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत सारे रूमेटोलॉजिकल बीमारी जो है, जो संधिवात के कुछ प्रकार है, उसके लिए ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का कंसेप्ट अभी आ रहा है धीरे धीरे करके, पर उसके भी ट्रायल्स अभी शुरू हुए हैं और बहुत इनिशियल स्टेज में है। और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मैं जैसे बोला कि निग्लेक्टेड थोड़ा हो रहा है सबके बारे में एक्चुअली, कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा रिसर्च दूसरी बीमारी के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो रही है उसके बारे में, कि क्योरेटिव रिजल्ट अभी तक अपने पास नहीं मिल रहा है। तो पर आप जैसा कि बोला परमानेंट क्योर भले ही नहीं है, पर आप विदाउट मेडिसिन और आप विदाउट एनी पेन आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें, दवाई प्रॉपर है, अपने रूमेटोलॉजिस्ट को कंटिन्यूअसली फॉलो अप करें, और जैसे अंतर्ध्वनि जैसे सपोर्ट ग्रुप में आप हमेशा साथ में बने रहे, तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल अपने पास मिल सकता है। तो भले ही परमानेंट क्योर अपने पास नहीं है, पर हम उसका अच्छे से अच्छा इलाज आगे कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद। थैंक यू। We will start with the questions. फर्स्ट क्वेश्चन एकदम जिग्नेश सर आपने बोला ना, ऐसा एकदम बेसिक है। एक पेशेंट ने पूछा है कि कैन ही गेट मैरिड एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। मैरिज तो कर सकता है, लेकिन आपके जो पार्टनर है, वेदर यू आर फीमेल और मेल, आपको उसको बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत जगह पे फेस किया है, जहाँ मैं साउथ इंडिया में स्टडी किया था वहीं पे भी, कि लोग बताते नहीं है मैरिज के टाइम पे कि उसको ये बीमारी है। लेकिन क्या होगा, ये बीमारी आगे जाके जब बढ़ेगी तो आपका जो ट्रस्ट होता है वो उसको तोड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपका जो प्रॉपर मैरिज का एज है, जैसे कि 21 मेल में है, 18 फीमेल में है,
उसको छोड़ के आप जब फाइनेंशियली थोड़ा मैच्योर हो और इमोशनली मैच्योर हो, आप मैरिज कर सकते हो, बट आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट उसी कंडीशन में करे कि जिस कंडीशन में आपको बीमारी है उसको पता हो, वो अच्छा रहेगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। वरना क्या होगा कि मैंने बताया कि टाइम जाके डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो आपको और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस देगा। सर आप सजेस्ट कर पाओगे व्हाट इज द वे कि हम लोग अपने पार्टनर को बता सके, बिकॉज काफी सारे पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे, इवन डॉक्टर रॉमी आप भी उसमें कुछ इनपुट दे पाओ तो। मतलब वे में ऐसा है कि आप बेटर है कि अपने रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार पार्टनर को मैरिज के पहले मिल सको कि रोमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। हर एक का बीमारी इतना सीरियस नहीं होता है कि हर एक की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी अपनी बात की बीमारी का सब में ऐसा ही है कि सब लोगों को बीमारी का लेवल अलग अलग रहता है। मतलब कोई लोग अपने में से कितने लोग रहेंगे कि जिनको साल में एक आध बार ही बैक पेन होता होगा और बाकी कुछ पूरे साल नॉर्मल रहते होंगे। तो जैसा सबको ऐसा बीमारी हुआ मतलब डर जाने का जरूरत नहीं है कुछ भी। रोमेटोलॉजिस्ट के साथ जाके मिलो, डिस्कस करो, ऑपोजिट पार्टनर को या फिर इन-लॉज को भी लेके जा सकते हैं आप एक बार कि ऐसा कुछ बीमारी में जैसा है नहीं। और जैसे बताया कि ऐसे बच्चों में ट्रांसमिशन का रिस्क नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ मतलब जनरल क्वेश्चन लोगों को रहता ही है ऐसा कि मेरे बच्चों को होगा कि नहीं होगा, ये ट्रांसमिसिबल तो नहीं है। जिग्नेश भाई ने जैसे बताया कि अपने पार्टनर को आपकी वजह से नहीं होगा, बच्चों में भी होने के चांसेस कम है। तो ऐसा भी नहीं कि ये बीमारी आपको है तो आपके बच्चों को हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब यही सिर्फ यही रीजन से बच्चे भी नहीं पैदा करना, वो भी कुछ रीजन नहीं होगा आपके लिए। तो बेटर है कि एक बार डॉक्टर से जाके अपने रोमेटोलॉजिस्ट को जाके मिलो। बाकी डॉक्टर्स को भी इसके बीमारी के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता है, तो बेटर कि आप कोई रोमेटोलॉजिस्ट के पास जिसको ले रहे हो उसके साथ अपने पार्टनर को भी पहले ले जाओ। राइट। डॉक्टर जिग्नेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी ये जो फिलहाल एंगस्पॉन की मेडिसिन चल रही है पेशेंट की, तो उससे उनका एग काउंट या स्पर्म काउंट रिड्यूस हो सकता है? यूजुअली सारी दवाइयों से नहीं होता है, और एंगस्पॉन में अगर आप सल्फासिलिजिलिन यूज करते हो तो वो कभी जो स्पर्म काउंट होता है वो कम कर सकती है, लेकिन एकदम से जैसे आप दवाई बंद करोगे वो वापस 2 या 3 महीने में नॉर्मल हो ही जाता है। बाकी सारी दवाइयों में स्पर्म काउंट पे या तो ओवरऑल बीमारी के कारण आपकी जो फर्टिलिटी है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसका एक्चुअल इफेक्ट होता है कि नहीं होता है वो लंबे टाइम से प्रूवन नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी प्लान करना हो उस टाइम पे आपको वो ड्रग अवॉइड करना है, क्योंकि एक्चुअली देयर इज नो प्रूवन रोल कि भाई इससे जो बच्चा है उसमें कोई खामी आएगी कि नहीं आएगी, हर एक में नहीं होता है। मिथोट्रेक्सेट है या लेफ्लुनोमाइड है, कुछ ड्रग जो सोरियाटिक आर्थराइटिस में जो यूज होती है उसमें कुछ प्रूवन होता है। तो वो जो सपोज अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उससे 3 या 4 महीने पहले बंद करनी होती है। लेफ्लुनोमाइड अगर लंबे टाइम से ले रहे हो तो उसमें वॉश आउट पीरियड, ड्रग वॉश आउट भी करना होता है, वो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उससे 6 महीने से पहले आपके डॉक्टर को बताओ कि आप पहले तो फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल है या कर सकते हो, उसके बाद ही करना है, और दवाई चेंज करने के बाद करना है। डॉक्टर रॉमी, एक क्वेश्चन आया है पेशेंट का कि स्टेम सेल, अभी बहुत सारा रिसर्च स्टेम सेल से रिगार्डिंग चल रहा है, तो एंगस्पॉन में वो कुछ हेल्प कर सकता है? मैंने जैसे बोला कि बाकी सब रूमेटोलॉजिकल डिजीज में भी है, पर एंगस्पॉन में अभी तक स्टेम सेल का कोई रोल नहीं आया है। और कुछ लोग आपको बोलेंगे कि एंगस्पॉन में किसी को जो घुटने का तकलीफ हो गया है, हिप का तकलीफ हुआ है, तो बहुत बार ऐसे अभी कुछ ट्रेंड चालू है कि आपके बोन्स में, आपको जॉइंट्स में स्टेम सेल का इंजेक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा कोई भी डेफिनेट बड़ा स्टडी या फिर अच्छा स्टडी कोई नहीं आया कि जिसमें आपका रोल ऐसा प्रूवन हो सके कि आपके घुटने में इंजेक्ट स्टेम सेल करने से या फिर आपका जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसके ऊपर तो कभी एक भी स्टडी नहीं हुआ है अभी तक एंकिलोजिंग में। और इवन जॉइंट में जो लोकल इंजेक्ट करना, कि जो ऐसा सिंपल प्रोसीजर है, मतलब ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा उसका, और उसका भी अभी तक कोई डेफिनेटिव रोल नहीं आया है स्टेम सेल का। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जिग्नेश,
सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, मेल मेंबर है, ही इज 32 years of age एंड 7 years से उनकी मेडिसिन चल रही है एंगस्पॉन रिलेटेड. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एज द डिजीज प्रोग्रेसेस तो प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आपका डिजीज कंट्रोल है, आप पेन फ्री हो, तो यूजुअली नहीं होगा. अगर आपका डिजीज ऑलरेडी एडवांस होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे एंगस्पॉन जो होते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता. कोई भी आर्थराइटिस का पेशेंट पहले जो है या ये हड्डी के लोग या ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है, वो 10 साल बाद जब दिक्कत बढ़ेगा, स्पाइन स्टिफ हो जाएगा, तभी आएगा. वैसे वाले पेशेंट में आप दवाई का ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर आप रेगुलर दवाई ले रहे हो, आप दवाई से बीमारी कंट्रोल में है, तो यूजुअली आप नॉर्मल आदमी की तरह जी सकते हो. अभी जो रिसेंटली ट्रेंड शुरू हुआ कि जैसे पेशेंट को थोड़ा भी प्रॉब्लम है, तो यूजुअली अभी ऑर्थोपेडिशियन भी बोलते हैं कि जैसे कि मैंने बोला नॉन रेडियोग्राफिक स्पॉन्डिल आर्थ्रोपैथी है, जो एक्सरे में अभी आया ही नहीं है, सिर्फ एमआरआई में पकड़ में आया कि जस्ट बीमारी की शुरुआत है. ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसको दवाई शुरू करो, वो आराम से नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, आराम से सब कुछ कर सकता है. प्रॉब्लम ये है कि उसको समझाना जरूरी है कि बीमारी का जो पहले 10 years, पहले 10 साल जो होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिजीज का प्रोग्रेशन होता है. वो जो 10 साल है, एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा सा भी पेन रहता है, आपके इन्फ्लामेटरी मार्कर जो ESR है, CRP है, बड़े रहते हैं, तो दवाई बंद नहीं करना है. और अगर ऐसा लगता है कि आप दवाई जो टेबलेट है, पेन किलर लेते हैं, जो यूजुअली हम देते हैं, जिसमें इसका रोल भी है कि बीमारी को भी आगे बढ़ने से रोकता है, तो उसको ये बायोलॉजिक्स ड्रग भी दे सकते हैं अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव का इश्यू नहीं है. तो बीमारी अगर कंट्रोल में है तो कोई इश्यू नहीं होता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को एंगस्पॉन है एंड फाइब्रोमेल्जिया भी है, सो उनको शादी करनी चाहिए बिकॉज पेशेंट अभी बहुत यंग है, 22 years के है, तो शुड ही गो गेट मैरिड एंड हैव किड्स? डॉक्टर जिग्नेश. ओके, 22 years बहुत छोटी एज है, और अगर बीमारी लंबे टाइम से नहीं है तो मैरिज कर सकते हो. मैरिज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है. वैसे जैसे पहले ही बताया, आपके पार्टनर को, उसकी फैमिली को आपको समझाना है. फाइब्रोमाइल्जिया है, ऐसा नहीं है कि इनक्योरेबल है. यूजुअली वो जो होता है CNS में से, ब्रेन में से जो पेन के सिग्नल एम्पलीफाई होके आते हैं, उसको आपको क्योर कर सकते हो, लेकिन उसको आपको योगा और मेडिटेशन ज्यादा करना पड़ेगा. जैसे जैसे आप अपना माइंड को अपनी काबू में ले सकते हो, जैसे आप हर रोज 1 घंटे तक मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो. मैंने देखा है कि कई सारे मेरे फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट, जैसे ये विपासना शिविर होता है, ठीक है, वो 10-15 दिन का एक साथ होता है, उसमें यही सिखाते हैं, ध्यान योगा. तो खुद एक्सेप्ट करते हैं सीवियर फाइब्रोमाइल्जिया होने के बावजूद भी वो 10 दिन उसको कुछ भी पेन नहीं होता है. ठीक है, ये सब माइंड का गेम है. अगर आप अपना माइंड, क्योंकि ये उसी लोगों को ज्यादा होता है जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, या तो जो छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ले लेते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइब्रोमाइल्जिया इनक्योरेबल है. दिक्कत क्या होता है कि उसकी ये कोई दवाई नहीं है कि भाई ये मैंने दे दी और आपको पेन कम हो जाएगा. वो पेन धीरे धीरे कम होगा. सपोज आपको है तो साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, योगा, मेडिटेशन सबकी हेल्प ले सकते हो. बाकी जो एंगस्पॉन है, अगर आप दवाई ठीक ले रहे हो तो उसमें कोई यंग एज में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. राइट. डॉक्टर रॉमी, एक क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन, इज इट ट्रू, पेशेंट को जानना है, कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ TNF इनहिबिटर्स एंड NSAIDs, तो उससे प्रोग्रेशन स्लो डाउन होता है एंगस्पॉन का, अगर वो दोनों कंबाइन किया तो? जनरली हम TNF कब देते हैं कि जब एनसेड्स काम करना बंद कर दिया है. ऐसा नहीं होता है कि पहले अपफ्रंट TNF थेरेपी का जो कंसेप्ट है कि पहले से एनसेड दिए बिना TNF दे देना, वो अभी तक एंगस्पॉन स्पेशली इंडिया में और कोई मेजर ट्रायल्स में इतना प्रूवन नहीं है. तो जिस पेशेंट को एनसेड से अच्छा हो जाता है तो उनको फिर हम TNF का ऑप्शन नहीं देते हैं.
और जिनको टीएनएफ लगता है उनको एंसर देने का इतना मतलब नहीं रहता है कि उनको टीएनएफ से ही अच्छा हो जाना चाहिए आइडियली। तो दोनों साथ में लेने से प्रोग्रेशन अटक जाता है, ऐसा कुछ भी अभी तक प्रूवन नहीं है। एनसेड के बारे में ऐसा सिर्फ एनसेड के बारे में बोले तो ऑन एंड ऑफ एनसेड लेना कि जब ज्यादा पेन हो तभी एनसेड लिया, कंटिन्यूस नहीं लेने से। जब पेन नहीं है तब आपको एनसेड नहीं लेना है, जब आपको पेन है तब आपको थोड़े टाइम के लिए एनसेड ले लेना है। तो जो उन्होंने एक स्टडी में कंपेयर किया था कि एक आदमी जो हमेशा एनसेड ले रहा है और एक आदमी है कि ऑन एंड ऑफ ले रहा है, कि मतलब जब दर्द है तब ले रहा है, बाकी बंद कर दे रहा है, पेन नहीं, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं है तब बंद कर दे रहा है। तो जिन्होंने ऑन एंड ऑफ ले रहे थे उनमें भी प्रोग्रेशन का रेट उन्होंने सेम ही देखा है, मतलब कंटिन्यूस एनसेड लेने का कोई फायदा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, टीएनएफ इनिबिटर अगर लेते हो तो प्रोग्रेशन इनिबिट करने के लिए उसको आपको 4 से 8 साल लेना पड़ रहा है। मतलब जो स्टडीज है उसमें एक्चुअली उन्होंने 8 साल का बोला है कि कंटिन्यूस 8 साल टीएनएफ लेने के बाद ही आपका बोन का प्रोग्रेशन रुकता है। तो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पर्पस टीएनएफ देने का मेन रीजन पेन और स्टिफनेस से मुक्ति दिलाना है, पहली बात है। प्रोग्रेशन के लिए टीएनएफ का अगर डेटा चाहो कि इंडिया में वो एक्चुअली में हेल्थ केयर अपना जो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बाकी की कंट्रीज में है कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, बाकी सब जगह पर गवर्नमेंट पैसा देती है आपको, गवर्नमेंट टीएनएफ देती है आपको। इंडिया में पेशेंट को अपनी पॉकेट से लेना पड़ रहा है। तो मेरी प्रैक्टिस तो एक्चुअली मैं मतलब अभी ऐसा देखा नहीं है कि जब भी मैं मुंबई भी था 3 साल और यहाँ पे भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई पेशेंट इतना ज्यादा कंटिन्यूस टीएनएफ ले पा रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल में तो उनको बंद करना है, फिर बहुत कम कर दे रहे हैं। तो ज्यादा दोनों कॉम्बिनेशन लेने का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। राइट। और चैट में एक क्वेश्चन आया है। यस फीमेल चाइल्ड वाला somebody has asked कि यस एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पर आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ आपको सेक्स डिटर्मिनेशन करके यू गो फॉर फीमेल चाइल्ड। मतलब अगर होना है तो किसी को भी वो पॉसिबिलिटीज आर रिमोट, मतलब आपको जो जितनी पॉसिबिलिटी एस होने की है उतनी ही आपको वो चाइल्ड में किसी को भी रहेगी। मतलब और एस वैसे भी रेयर डिजीज है। मतलब तो यस आपकी डॉटर है तो डॉटर है मेल है तो ऐसा कंपेयर करो तो मेल्स हैव मोर चांसेस, बट ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि सेक्स फीमेल को नहीं आएगा। मतलब आप ऐसा करके बाद फीमेल चाइल्ड आपने लाया, समझो कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो विच इज अगेंस्ट द लॉ बेसिकली, सेक्स डिटर्मिनेशन भले ही यू वांट फीमेल चाइल्ड। दूसरा भी एक चैट में क्वेश्चन आया है कि सपोर्ट के लिए, बैक और नेक के सपोर्ट के लिए बेल्ट्स पहन सकते हैं टू इम्प्रूव द पोस्चर, बिकॉज नेक टोटली स्टिफ हो गया है पेशेंट का। जिग्नेश सर। हाँ, वो तो पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब स्पाइन स्टिफ होता है तो मसल स्पाज्म जो है बढ़ जाते हैं, तब उस दौरान क्या होता है कि अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तो पेन जो होता है यूजुअली स्पाज्म का होता है। उसी टाइम पे आपको फिजियोथेरापी या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की हेल्प ज्यादा लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो मोडालिटीज यूज करते हैं उससे मसल एकदम रिलैक्स रहेगा और पेन जो है कम रहेगा। ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि एनएसएड ले रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एकदम नॉर्मल है, डिजीज एकदम कंट्रोल है, लेकिन पेन नहीं जा रहा है, क्योंकि पेन जो है एक्चुअली मसल स्पाज्म या डैमेज के कारण या स्टिफनेस के कारण है। तो उसमें सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, जो भी यूजुअली सॉफ्ट सपोर्ट इज प्रेफरेबली, और फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी की भी हेल्प ले सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ट्रू कि यूवीआइटिस का रीअकरेंस रिड्यूस हो सकता है एंगस्पॉन में अगर पेशेंट रेगुलर मेडिकेशन ले रहा हो तो, और उनको 2 साल से एंगस्पॉन है? डॉक्टर रामी। यस डेफिनेटली, अगर आप प्रॉपर मेडिसिन चालू करते हैं, इनिशियल स्टेज में है और डिजीज के हिसाब से सल्फासालाजिन मेथोट्रेक्सेट भी यूवीआइटिस के रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकती है। अगर आपका यूवीआइटिस कंट्रोल में नहीं आ रहा तो उसके बाद में जो इटानोलसब पे इन्फ्लिक्सिमाब है, वो दोनों मेडिसिन भी बहुत अच्छी है यूवीआइटिस को रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो द आंसर इज यस, रिकरेंट यूवीआइटिस हो रहा है तो कंसल्ट अ रूमेटोलॉजिस्ट। एंड आप अगर गोली चालू है तो उसका डोज बढ़ाएंगे, नहीं चालू है तो आपको सिर्फ दवाई ऐड करेंगे उसके लिए। राइट। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे डॉक्टर जिग्नेश, हार्ट पे कितना असर कर सकता है? हार्ट प्रॉपर पे बहुत छोटी इफेक्ट होता है। एक जो होता है एओर्टिक वाल्व होता है, वो उसका कैल्सिफिकेशन हो सकता है, यूजुअली 5 to
20 या 30%, लेकिन हर एक को सिम्टोमेटिक नहीं होता है। दूसरा, कॉमनली जो देखने को मिलता है कि अगर आपने दवाई ठीक से नहीं ले रही है, क्योंकि गांव वाले लोग बीमारी के अगर दर्द है कभी ले रहा है, नहीं है तो नहीं ले रहा है, तो बीमारी ऐसे ही अनट्रीटेड कंडीशन में है तो उसका जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है कि खून में ये जो चर्बी का भाग बढ़ता है और वो जमा होता है, वो ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल आदमी उसके कंपेयर में 10 साल या 10 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक आने का चांसेस ज़्यादा है, सीवी स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा है। और वेरी रेयर केस में ये फाइब्रोसिस होने के कारण कंडक्शन डिफेक्ट होती है कि हार्ट की जो रिदम होती है उसमें कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी एज सच हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। रेयर केस में अगर आपको अमाइलोइडोसिस होता है, जिसमें क्या होता है कि बीमारी कंट्रोल ना करने से शरीर में कुछ अलग तरह का प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, उसके कारण हार्ट में इफेक्ट होता है। अभी तक मैंने इतने सालों में एक ऐसा पेशेंट देखा है बिकॉज ऑफ एंग्स्पॉन अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको अमाइलोइडोसिस हुआ है। एक तो जो होता है हार्ट के वाल्व, एओर्टिक वाल्व पे इफेक्ट हो सकता है, दूसरा रिदम में इफेक्ट हो सकता है, और डिजीज कंट्रोल नहीं है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल पॉपुलेशन पे 10 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा प्रॉपर हार्ट पे दूसरा कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता है। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को और जानना है, ही इज रीडिंग एंग्स्पॉन के बारे में गूगल पे कॉन्स्टेंटली, तो व्हाट आर द जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे हो सकता है? डॉक्टर रोमी। ये जेनेटिक्स के बारे में तो ऐसा है, वो आपके पापा से मिला हुआ है, तो जस्ट कि बी अवेयर ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, ऐसी चीजों से दूर रहे। कोई भी नॉर्मल, जस्ट हैव अ नॉर्मल हैबिट, मतलब आप जो आपका काम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, तो उसके बारे में इन्फ्लुएंसेस वो सब जिन एंग्स्पॉन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको एक बार एंग्स्पॉन हो गया है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है आपको एक बार, तो आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो रिसर्च का सब्जेक्ट है, तो रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से किसके लोगों को हो रहा है। एक बार होने के बाद जेनेटिक्स को या फिर एनवायरनमेंट को चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जस्ट एवर नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहना ही, मतलब एयर पॉपुलेशन है, जो फूड बाहर का फूड है वो सब अवॉइड करना, नॉर्मल हैबिट रखना है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। राइट। लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक इज, ये पेशेंट इज 27 years old, उनको एंग्स्पॉन है फ्रॉम पास्ट 4 years एंड ही इज हैविंग 2 kids, और अभी झुकन धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रही है, तो विल दैट इफेक्ट हिज मैरिड लाइफ, जिग्नेश सर? एंड व्हाट प्रिकॉशंस ही शुड टेक? पेशेंट का जो स्पाइन है वो झुक रहा है, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ओके। इट मीन्स के डिजीज ऑलरेडी हैज प्रोग्रेस। उसको अगर दवाई लेने के बाद भी हो रहा है, ही नीड्स टू अपग्रेड हिज मेडिसिन। मीन्स अगर सिर्फ इनसाइड पे है तो उसको बायोलॉजिक्स पे जाना चाहिए। वहाँ पे इश्यू आएगा कि अफोर्डेबिलिटी, अगर वो अफोर्डिंग है, उसको कॉस्ट का कोई इश्यू नहीं है, तो ही गो फॉर बायोलॉजिक्स आफ्टर इवेल्युएशन बाय प्रॉपर रूमेटोलॉजिस्ट। क्योंकि उसमें एमआरआई भी देखना पड़ेगा, कभी कभी सीटी स्कैन भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली डैमेज कितना है। जो जितना फ्यूज हो गया दैट इज नॉट रिवर्सिबल, नेवर, एक्सेप्ट कि अगर डिजीज कंट्रोल करके आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जो काइफोसिस होता है वो करेक्ट करा सकते हो, लेकिन उससे पहले भी आइडियली आपको बायोलॉजिक्स लेना पड़ेगा। अगर आपका डिजीज कंट्रोल नहीं है तो उसका ऑपरेशन का भी कोई रोल नहीं है और वो बहुत रिस्की होता है। उसके लिए आपको मल्टी टीम का अप्रोच चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, उसके बाद डिसीजन ले सकते हो। अदरवाइज इट इज रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन उसको प्रिवेंट आगे करने के लिए, जैसे डॉक्टर रोमी ने बताया कि आपको बायोलॉजिक्स लेना है और वो आप ऐसे नहीं कर सकते 1 साल लेके छोड़ दिया, तो वापस से वो प्रोग्रेस होता ही जाएगा। और प्रोग्रेशन इतना स्लो होता है, आपको 5 साल या 10 साल से पहले पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में प्रोग्रेस हुआ है। वही एक कारण है कि पेशेंट को महसूस नहीं होता है और वो दवाइयाँ बंद कर देता है, और जब महसूस होता है तब वो इरिवर्सिबल हो जाता है।
राइट. लास्ट क्वेश्चन एक चैट पे आया है, वी विल टेक दैट. यस. शुड वी गेट आवर किड्स टेस्टेड? अगर उनको है एंगस्पॉन तो एट यंग एज टेस्टिंग रिक्वायर्ड है HLA-B27 का? नो नो, नहीं है, जब तक सिम्टम्स नहीं क्योंकि होते तब तक. हाँ, हाँ यस जिग्नेश भाई. यस. टेस्ट एक्चुअली HLA-B27 टेस्ट इट इज नॉट डायग्नोस्टिक. वो एक जीन है, वो 5 या 6% लोगों में नॉर्मल भी हो सकता है. सपोज आपका पॉजिटिव है, आपका अगर आपके बच्चों में गया है 50% चांस है तो पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बीमारी होगी. जिसको बीमारी है उसमें 90% पॉजिटिव होने का चांस है. जिसका पॉजिटिव है उसको बीमारी होने का चांस सिर्फ 5 to 10% होता है. मीन्स वो कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, उसमें खर्चा नहीं करना है. अगर आपको बीमारी है या तो उसको सिम्टोम है, सिम्टोम से अगर आपको MRI और एक्सरे में पता चल जाता है सेक्रोइलाइटिस है, तो HLA-B27 करना ही नहीं होता है, क्योंकि उसका ना तो बीमारी पे इफेक्ट कुछ पता चलेगा, ना तो उसका दवाई में कोई फर्क पड़ेगा, या तो उसका प्रोग्नोसिस चेंज होगा. सिर्फ कुछ ही चीज होती है, जैसे छोटे बच्चों में आंख में यूवेटिस होता है या तो एडल्ट में यूवेटिस होता है, उसके डायग्नोसिस के लिए HLA-B27 चाहिए. या तो पीडियाट्रिक पेशेंट में अगर कोई सिम्टम्स है ऐसे, तो उसके डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए. अपने आप कुछ मत कीजिए, खास करके जब ऑर्थोपेडिशियन बोले तब मत कीजिए. एक बार रोमेटोलॉजिस्ट के पूछ के करिए, क्योंकि वो खर्चे वाला टेस्ट है, 3-4 हज़ार का यूजुअली होता है, और बिना प्रॉपर एडवाइस के नहीं करना चाहिए. Perfect. Thank you, Dr. Jignesh. Dr. Romi, thank you so much for joining. All the participants, we will be sharing the link in WhatsApp feedback के लिए, तो आप please fill कीजिए और हमारे साथ share कीजिए. अभी नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगी, सो प्लीज आप देखते रहिए उधर. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. थैंक यू. ओके, थैंक यू.